तो नमस्ते भाई, क्या हाल चाल। एक और बार आप सभी का स्वागत है सीबीएसई क्लास 11th इंग्लिश डिस्कशन वाली हमारी सीरीज में। आज की जो हमारी पोइम होने वाली, जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसके बारे में तीन चार बातें करेंगे, ठीक है। अब पढ़ाऊंगा बढ़ाऊंगा कुछ नहीं भाई, मैं टीचर में होने की मेरी अभी औकात है नहीं। लेकिन डिस्कशन कर सकता हूँ, तीन चार अच्छी बातें अपना पर्सपेक्टिव थोड़ा दे सकता हूँ। वो वाला काम मैं कर सकता हूँ, तो वो वाला काम मैं करने वाला हूँ। तो थोड़ी सी बातें इसके बारे में आज हम करने वाले हैं। तो कविता का नाम है फादर टू सन, जिसे लिखा है एलिजाबेथ जेनिंग्स जी ने। एलिजाबेथ जेनिंग्स जी बहुत ही बेहतरीन पोएट हैं। आप इनके बारे में थोड़ा पढ़िएगा। इनकी बाकी भी कई सारी हैं, तो ये विकिपीडिया पेज है इनके बारे में, से पढ़ डालिएगा, ठीक है। पढ़ डालिएगा, इसे मैं नहीं पढ़ रहा हूँ यहाँ तुम्हारे लिए। छोटा सा तुम्हें ये पढ़ना है इनके जीवन के बारे में, तो पढ़ लीजिएगा। तो ब्रिटिश पोएट थी, 1926 से 2001 तक ये जीवित रही थी, और ये सारा इनके बारे में बाकी लिखा हुआ है। वो सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, वो सब आपका सबसे पहला वाला होमवर्क है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ी चर्चा करना शुरू करते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं भाई। तो सबसे पहले टाइटल से ही शुरू करते हैं, ठीक है। तो आई होप तुमने जो पोएट है उनके बारे में पढ़ लिया होगा, पढ़ लिया करो भाई। किसी भी पीस ऑफ लिटरेचर को पढ़ने से पहले अगर उस पोएट के बारे में पढ़ लिया जाए, लेखक के बारे में पढ़ लिया जाए, तो थोड़ा कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है, ठीक है। पर एनीवेज, कि मतलब पोएट ने किस उसमें फेज ऑफ लाइफ में उसे लिखा होगा, वो सब पता है। जो छोड़ते उन बातों को, मुद्दे पर आते हैं। तो ठीक है भाई, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं इसके टाइटल को थोड़ा सा एनालाइज करके, इसके टाइटल के बारे में थोड़ी सी बात करके। मैं आशा करता हूँ कि आपने पोएट के बारे में पढ़ लिया होगा, क्योंकि भाई मैं अक्सर कहता हूँ किसी भी लिटरेचर के पीस को पढ़ने से पहले उसके पोएट के बारे में समझ लेना बड़ा आवश्यक होता है। क्योंकि हमें पोएट के नजरिए से वो क्या लिखने जा रहा है, उसने क्या लिखा है, उसका थोड़ा सा पर्सपेक्टिव मिल जाता है। पर एनीवेज दैट्स नॉट अ बिग डील। अब शुरू करते हैं, ठीक है। तो फादर टू सन लिखा गया है। बड़ा ही प्यारा टाइटल है, देखने में बड़ा ही सरल लगता है, लेकिन यही हमें बता देता है कि पूरी पोइम किस बारे में होने वाली है। तुम्हें अगर कहीं कभी भी रिवीजन करना हो ना इस पोइम का, तो पूरी पोइम पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। केवल तुम इस टाइटल को एनालाइज कर लो, तुम्हें पूरी पोइम में क्या बात कही जा रही है उसके बारे में पता लग जाएगा। जरा ध्यान से देखो, ये कह रही है फादर टू सन। इसने फादर एंड सन इंप्लाई नहीं किया, फादर विद सन ऐसा भी नहीं लिखा, टू का उपयोग किया गया है। ध्यान से देखना, टू का, यानी कि फादर सन से कुछ कहना चाह रहा है, वो एक कम्युनिकेशन का अटेम्प्ट कर रहा है, एक बातचीत करने का अटेम्प्ट कर रहा है। यानी कि उनके बीच में कुछ उतनी बातचीत हो नहीं पा रही है, थोड़ी सी उनके बीच में रिलेशनशिप जो है वो टूटा हुआ है। मुझे नहीं पता पोइम में क्या है। देखो, अभी के लिए ना, जो भी तुम्हें स्कूल में पढ़ाया गया है, जो भी तुम्हारे टीचर्स ने बोला है, सबको बुला दो एक फ्रेश माइंड के साथ, एक यंग माइंड के साथ, ठीक है। एक क्यूरियस माइंड के साथ आकर के इस वीडियो को देखो। सॉरी। और मेरे साथ साथ इस चीज को एनालाइज करो, तभी फायदा होगा, वरना कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि मात्र एक इंटरप्रिटेशन गेन कर लेने से कुछ नहीं होता, लेकिन उस पोएम को पूरी इंटेंसिटी के साथ जानने में, एक इंट्रोस्पेक्शन करने में असली मजा है। तो वो इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, तो ठीक है। तो फादर टू सन, यानी कि दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है, आपके जो रिलेशनशिप है वो अच्छे नहीं है। सन टू फादर की बात कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ी सी सन टू फादर की बात कर लेते हैं। यहाँ तो फादर सन से कुछ कहने का प्रयास कर रहा है, पिता के मन में कुछ ऐसी बातें हैं जो वो अपने बेटे के साथ करना चाहता है। लेकिन एक सन टू फादर भी बड़ा फेमस है, आपके सामने निकाल देता हूँ। ये देखिए, ये है डियरेस्ट फादर फ्रांस काफ्का का लेटर। तो यहाँ फ्रांस काफ्का, जो कि बहुत बेहतरीन लिटरेचर के लेखक हैं, नाम सुना ही होगा आपने। इनकी मेटामॉर्फोसिस किताब जो है वो बड़ी पॉपुलर चलती रहती है, बाकी ऐसे तो और भी हैं, दी कासल वगैरह वगैरह। लेकिन हाँ, तो ये फ्रांस काफ्का ने लेटर लिखा था अपने फादर को। ऐसा कहा जाता है कि उनकी मदर ने ये लेटर कभी दिया नहीं, क्योंकि वो भी, उनके भी फादर और उनके बीच के रिलेशनशिप कुछ अच्छे नहीं थे, कुछ अच्छे नहीं थे। तो जैसे हमारी पोइम में फादर सन से कुछ कहने का प्रयास करते हैं, वैसे इस लेटर में काफका अपने फादर से कुछ कहने का प्रयास करते हैं। तो मैं चाहूंगा आपका दूसरा होमवर्क जो है वो यही है कि आप इस लेटर को जाकर के पढ़ें।
56 पेजेस का है तो काफी लंबा है। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि तुम एक दिन में कर लो, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके इसको जरूर पढ़ना, ये तुम्हारा दूसरा होमवर्क है। तो वहां आपको सन फादर से क्या कहना चाह रहा है थोड़ा उसका पर्सपेक्टिव मिलेगा, और यहाँ अभी आपको पर्सपेक्टिव मिल रहा है कि फादर अपने सन से क्या कहना चाह रहे हैं। फादर टू सन। लेखिका लिखने के लिए तो, जो कवित्री है, कवित्री यहाँ लिखने के लिए तो नाम भी लिख सकती थी, कि मान लो नाम मान लेते हैं, यहाँ लिखा नहीं है पोएम में कहीं, लेकिन हम मान लेते हैं कि कि रघुराम टू रवि, तो रघुराम पिता हो गए और रवि बेटा हो गया। नाम भी लिख सकती थी, उसने नाम नहीं लिखा। नाम नहीं लिखा। नाम क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अगर नाम बता दिया जाता तो तुम्हें लगता कि ये तो कोई है, केवल कहानी है, रघुराम और रवि की कहानी है, तो मैं क्यों इसकी तरफ ध्यान दूं। लेकिन कवि यहाँ कह देती कि कवित्री यहाँ फादर टू सन लिखती है, रोल्स लिखती है, ये बताने के लिए कि ये जो कम्युनिकेशन का गैप है ये बड़ा यूनिवर्सल है, ये पूरे अर्थ में ऑब्जर्व करा जा रहा है, इंसानों के बीच में बड़ा प्रचलित है। ये कोई सेंट्रिक चीज नहीं है रघुराम और रवि के बीच में, नहीं, ये सभी के बीच में है। तो वो चीज इंप्लाई कराने के लिए उन्होंने रोल्स लिखे एलिजाबेथ जेनिंग्स ने, फादर टू सन। समझ में आ रही है आपकी बात? जी हाँ। फादर और सन के रिलेशनशिप के बीच में हम ऐसे भी जानते हैं कि जो हमारा जनरल नोशन भी है, एक स्टीरियोटाइप भी चलता है कि थोड़ी अच्छी बैठ नहीं पाती है, बन नहीं पाती है। इंडियन लैंडस्केप में तो और भी ज्यादा आपने देखा है, होता है ना ऐसा, कि बेल्ट से मार दे, ऐसी मीम्स भी बन जाती हैं कि भाई पिताजी तो बेल्ट है, बेल्ट पड़ जाएगी, हमें पिट जाएंगे हम। ये सारी चीजें चलती रहती हैं कि पिताजी तो मार देंगे, ऐसे मारा, ये मारा, वो मारा। तो पिता से अक्सर एक डर की भावना जो है वो जोड़ी जाती है, इसलिए जो सन है वो अपनी मदर से थोड़ा ज्यादा कनेक्ट करवाते हैं, जो बेटे हैं वो मदर से थोड़ा ज्यादा कनेक्ट करवाते हैं। वो मदर में एक ममतामयी वो सारे भाव देखते हैं। डॉटर की बात करी जाती तो फादर टू डॉटर वैसा लिखा जाता। फादर और डॉटर के बीच का जो रिलेशनशिप है, जनरल बात कर रहा हूँ मैं, जनरल। तो जनरल ऐसा माना जाता है कि उनका रिलेशनशिप बड़ा अच्छा होता है, बड़ा वो होता है। तो ये चीज होती है, इसमें भी बहुत हद तक वो होता है अपोजिट जेंडर वाली चीज, क्योंकि फादर और क्योंकि मदर और फादर अपोजिट जेंडर के हैं, तो इसलिए वहां उस प्रकार की एक अट्रैक्शन आ जाती है। गलत मत लेना, मैं ये नहीं बोल रहा एक सेक्सुअल काइंड की अट्रैक्शन आती, नहीं, वो नहीं, एक इमोशनल काइंड किया जाती है। समझ रहे हो ना मैं क्या बोलने की प्रयास कर रहा हूँ? जो इमोशनल अंडरस्टैंडिंग है वो उन दोनों के बीच में थोड़ी ज्यादा अच्छी हो पाती है। दैट्स हाउ इवोल्यूशनरी वी एवोल्यूशन के थ्रू वी आर बिल्ट अप। दैट इज व्हाट आई वांट टू से, ठीक है? तो फादर टू सन। थोड़े मैंने नोट्स बना करके रखे ताकि मैं कोई चीज मिस ना कर जाऊं, ठीक है? क्योंकि जब मैंने इसको पहली बार पढ़ा था इसलिए, ठीक है? तो थोड़ा देखने दो मुझे। हम्म सब कुछ कवर कर लिया यहाँ से, तो मैं कुछ नहीं भूला। तो ये फादर टू सन है, और यहीं से पूरी की पूरी जो थीम है, जो पूरी की पूरी पोइम में बात चलने वाली है, उसी के बारे में हमें चीज जो है वो यहीं से क्लियर हो जाती है। ठीक है, अभी इसको पढ़ना शुरू करते हैं और इसके बारे में तीन चार बातें करते हैं। है वो कुछ इस प्रकार जाती है। पहली लाइन कहती है, आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर इयर्स। पहली लाइन में ही जो पूरी की पूरी बातचीत होने वाली है वो क्लियर हो जाती है। पहली लाइन में ही देखिए फादर क्या बोल रहा है, आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड। कौन सा? वो ये नहीं बोल रहा आई डू नॉट अंडरस्टैंड माई चाइल्ड, आई डू नॉट अंडरस्टैंड, मैं अपने बेटे, अपना नहीं कह रहा, वो कह रहा है ये इसको मैं समझ ही नहीं पाता। आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड। घर में ऐसा हुआ है, तुम्हारी मम्मी वगैरह बोलती है इस लड़के का तो मैं क्या करूं, ये तो बिगड़ गया है, ऐसा हो गया है। हम्म यानी कि जब ये बोल रहे हैं ना आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, तो ये जो दिस चाइल्ड करके वो दो काम कर रहा है। सबसे पहली चीज तो जैसे ये मम्मी वगैरह बोलती हैं कि भाई इस लड़के का मैं क्या करूं, इस लड़के ने तो हद कर दी है। एक फ्रस्ट्रेशन सी निकल के आ रही है, और वो इस लाइन से हमें पता भी लग जाती है कि भाई जो फादर है वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। तो ये चीज तो हमें पता लग ही जाती है। दूसरी चीज जो हमें पता लगती है वो लगती है कि कितने ही ज्यादा उनके बीच में इमोशनल डिस्टेंस है। इमोशनल डिस्टेंसिंग उन दोनों के बीच में इतनी ज्यादा हो गई है कि वो ये नहीं बोल रहा कि आई डू नॉट अंडरस्टैंड माई चाइल्ड, आई डू नॉट अंडरस्टैंड माई सन,
वो कह रहा है आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड। पहली वाली लाइन को ही पढ़ करके बात क्लियर हो जाती है कि फादर और सन के बीच में इतनी ज्यादा इमोशनल डिस्टेंसिंग हो चुकी है, इतने ज्यादा उनके बीच में बातें नहीं बन पा रही हैं कि अब वो ये भी नहीं बोल पा रहा कि ये मेरा बच्चा है, वो बोल रहा है दिस चाइल्ड, ये लड़का। जैसे कि उनके बीच में अब वो दोनों स्ट्रेंजर्स बन चुके हैं। ये पहली लाइन से क्लियर हो जाता है। अगली लाइन में वो कहते हैं दो वी हैव लिव टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर इयर्स। हम सेम घर में रह रहे हैं और सालों से रह रहे हैं। सॉरी। यानी कि सेम घर में रह रहे हैं, यानी कि आपके बीच में फिजिकल प्रॉक्सिमिटी बहुत ज्यादा थी। यानी कि जो आपका आपके साथ रहने वाला है आपका बेटा, तो ये बाप और बेटा दोनों ही एक ही घर में रहे और बहुत सालों से रहे। यानी कि टाइम भी बहुत ज्यादा हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं इस बच्चे को नहीं समझ पा रहा हूँ। क्योंकि अक्सर हम ऐसा मानते हैं कि अगर दो लोग साथ में रह रहे हैं तो वो लोग एक दूसरे को जानते होंगे भाई। क्योंकि देखो मैं यहाँ बैठा हूँ, तुम कहीं और बैठे हो, मैं यहाँ हिमाचल से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तुम कहीं बिहार में बैठे हो, कोई तुम में से दिल्ली में बैठा होगा, कोई तुम में से अमेरिका में बैठा होगा, मान लेते हैं, क्या क्या जा रहा है मानने में, है ना। तो मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, क्यों नहीं जानता, क्योंकि हमारे बीच में फिजिकल जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, मैं यहाँ हूँ तुम वहां हो। लेकिन इस फादर के केस में तो ये दोनों सेम घर में रह रहे हैं, रोज एक दूसरे की शक्ल देखते हैं, रोज एक दूसरे से बातें भी होती होंगी, लेकिन फिर भी फादर क्या कह रहा है, मैं इसको समझ ही नहीं पा रहा हूं। भाई तुम किसी स्ट्रेंजर के साथ भी रहना शुरू करोगे तो भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा जानना तो शुरू करते ही हो कि भाई अच्छा तुम्हें ये पसंद है, ये नहीं पसंद है। फादर बोलता है मैं तो इस लड़के को समझ ही नहीं पा रहा हूँ। दो वी हैव लिव टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर इयर्स, और ऐसा भी नहीं है कि अभी 5 दिन ही हुए रहते हुए, नहीं, सालों से रह रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस लड़के को नहीं समझ पा रहा हूँ, फिर भी मैं अपने बेटे को नहीं समझ पा रहा हूँ। तो इन्हीं लाइंस में हमें एक फादर की फ्रस्ट्रेशन, एक फादर के मन में जो दुख है वो भी हमें यहाँ नजर आता है, जो वो दुखी होकर के कहना चाह रहा है। उसकी उसके वचनों से लग रहा है कि वो रोना चाहता है। ये हमें इस पहले वाली लाइन से पता लग जाता है। ये पहला पैराग्राफ ही पूरी पोइम को समराइज कर देता है। आगे आगे वो कहता है आई नो नथिंग ऑफ हिम सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वॉज व्हेन स्मॉल। आई नो नथिंग ऑफ हिम। किसी को शक हो सकता है कि नहीं तुम कुछ ना कुछ तो उसके बारे में जानते होंगे। फादर कहता है कि आई नो नथिंग ऑफ हिम, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। मेरे हिसाब से यहाँ जो बात है वो फिजिकल नोइंग की नहीं हो रही कि भाई तुम्हें सेब खाना पसंद है कि नहीं पसंद है, तुम्हारी बॉडी पर कोई मार्क है, नहीं नहीं, यहाँ उसकी बात नहीं हो रही। जब यहाँ फादर कह रहा है आई नो नथिंग ऑफ हिम, तो एक इमोशनल कंटेंट की बात हो रही है कि मैं उसके इमोशंस को नहीं समझ पा रहा हूँ, उसे कब क्या चीज इमोशनली चाहिए, मेरा कौन सा इमोशनल कनेक्ट कब जैसे चाहिए, मैं वो नहीं जान पा रहा हूँ। तो यहाँ बात उसकी हो रही है, फिजिकल की होने के चांसेस थोड़े कम है। ठीक है, नेक्स्ट। So try to build up a relationship from how he was when small। यानी कि फादर चाहता है कि अब मैं उससे वैसा ही रिलेशनशिप बनाऊं जैसा कि तब वो छोटा था। यानी कि हमें पता लगता है कि जब बचपन में था तो बचपन में फादर और सन की जो बॉन्डिंग थी वो क्लोज थी। होता भी है भाई, जब आप छोटे बच्चे होते हो लगभग 4-5 साल की उम्र के, तो पेरेंट्स के आप ज्यादा क्लोज होते हो, वही होते हैं जो जिनसे आप सबसे ज्यादा कनेक्ट करते हो, वही होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा रहते हो, अपना टाइम स्पेंड करते हो। तो एक बॉन्ड ही बड़ा ज्यादा अच्छे हो जाता है, क्योंकि पेरेंट्स के लिए भी बच्चे बड़े प्यारे होते हैं, बच्चा भी पेरेंट्स की सारी बातें मानता है, एक एक अच्छा बॉन्ड बनता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते जाता है, वो खुद का दिमाग लगाता है, उसकी खुद की आइडियोलॉजीज डेवलप होती हैं, वो पेरेंट्स की आइडियोलॉजीज के अलग भी जाने लगता है। कई सारे फैमिलीज के अंदर ही बाप और बेटे के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, क्योंकि पिता एक एक्सपीरियंस स्टेज में है, वो उस सेंटर से, एक्सपीरियंस के सेंटर से, मैं ये नहीं बोल रहा एक्सपीरियंस इज ऑलवेज राइट, मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि वो एक्सपीरियंस के सेंटर से आ करके एक एडवाइस देते हैं, लेकिन बेटा अपनी दूसरी इंस्टिंक्ट्स के चलते एक दूसरी राय रखता है। तो इस सब के चक्कर में उनके बीच में जो है अनबन होना शुरू हो जाती है, ये चीज होती है। तो फादर बोल रहे हैं कि जब वो छोटा था, जैसा वो तब था, जैसा रिलेशनशिप तब था, मैं वैसा बनाना चाहता हूँ और मैं वहीं से उसको ले जाना शुरू करता हूँ। ये पेरेंट की फादर के बारे में बताते हैं कि जो फादर है वो अभी भी कितने ज्यादा पास्ट में अटके हुए हैं। वो
जो पास्ट के पल थे वो उन्हें वापस लाना चाहते हैं, क्योंकि अभी जो उनका बेटा है वो कंप्लीटली अनफेमिलियर है, वो उसको कुछ नहीं जानते। तो जो उस बच्चे का वर्जन है, यानी कि जब वो छोटा था, जब बच्चा छोटा था, वो उस वर्जन को वापस लाना चाहते हैं। ये हमें एक और बड़े सवाल पर ले आता है कि डू यू लव द पर्सन और डू यू लव द इमेज ऑफ अ पर्सन। तो जो सवाल है वो ये उठता है कि तुम किसी आदमी से प्यार करते हो, तुम किसी आदमी को पसंद कर रहे होते हो, या फिर उसने जो इमेज तुम्हारे सामने प्रोजेक्ट करी होती है तुम उससे प्यार कर रहे होते हो। एग्जाम्पल से समझते हैं, जब भी तुम किसी लड़की के सामने जाते हो, तुम लड़की के सामने जाते हो, तो हो सकता है भाई तुम दो दो हफ्ते तक नहाने वाले आदमी हो, अनहाइजीनिक आदमी हो, लेकिन लड़की से मिलने जाना है, तो लड़की से मिलने जाने के लिए तो नहाना पड़ेगा। तो तुम बढ़िया से नहाते हो, साबुन वामुन मल मल करके नहाते हो, बॉडी वॉश शैम्पू जो भी होता है सब लगाते हो, बाहर आकर के डीओ सेंट भी फूक लेते हो, ठीक है, फिर उसके बाद बढ़िया से अपने ब्रश व्रश साफ करके सब मतलब एकदम बढ़िया करते हो, बढ़िया कपड़े पहनते हो, और फिर तुम जाते हो। तो इस प्रोसेस में, और भी सुनो, अभी लड़की ने भी सेम चीज करी, लड़की भी अपनी एक इमेज बना करके आ रही है, तुम भी इस वक्त जैसे तुम हो वैसे अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं कर रहे, अपनी एक इमेज, धारणा क्रिएट करने जा रहे हो, राइट। फिर जब तुम उससे बात भी कर रहे हो तो भी तुम पहले बहुत पोलाइट वर्ड्स में बात करोगे। तुम हो सकता है वैसे आदमी हो जो कि बात बात पर गाली देता हो, बात बात पर गाली देता हो, जिसके लिए गाली गाली देना तकिया कलाम हो, लेकिन लड़की के सामने आ गए तो लड़की के सामने तो तुम अपनी एक अच्छी इमेज डेवलप करवाना चाहते हो ना, तो इसीलिए तुम वहां क्या करोगे, क्या करोगे, तुम एक इमेज जलवाओगे। तो अब लड़की को जो लड़का पसंद आएगा, वो जैसे तुम हो वैसे थोड़ी ना पसंद आएगा, उसे तो जो चीज वहां पसंद आ रही है, उसे तो इमेज पसंद आ रही है ना, तो उसे तो तुमने जो इमेज प्रोजेक्ट करवाई वो पसंद आएगी। तो यानी कि अब ये जो रिलेशनशिप फॉर्म होगा, ये पर्सन और पर्सन का रिलेशनशिप फॉर्म नहीं होगा, ये एक इमेज का दूसरी इमेज के साथ रिलेशनशिप फॉर्म होगा। और अब जब सालों साल बीतेंगे, जब तुम एक दूसरे की हरकतों को जानोगे, क्योंकि सच्चाई तो धीरे धीरे बाहर आ ही जाती है, तब तुम्हें पता लगेगा कि ओह, ये एक व्यक्ति तो ऐसा है ही नहीं, और तुम ना ही तुम वैसे हो, तो फिर रिलेशनशिप टूट जाएगा, दैट्स इट। बिकॉज रिलेशनशिप बना ही एक इमेज का दूसरी इमेज के साथ था। वो जो फादर है वो भी उसको ऐसे जैसे उसका लड़का अब है वैसे उसको समझना नहीं चाहता। वो अभी भी क्या बना करके बैठा है, उसकी एक पास्ट की जो इमेज है वो बना करके बैठा है कि जब ये लड़का छोटा था तब तो ये ऐसा था, बड़ा प्यारा सा था, मेरी हर बात मानता था, ये था। और वो जो इमेज अपने माइंड में, अपनी मेमोरी में वो व्यक्ति अभी भी कैरी करके चल रहा है, फादर अभी भी कैरी करके चल रहा है, और चाहता है कि मेरा जो सन है, मेरा जो बेटा है, वो अभी भी ऐसा ही हो। वो ऐसा है नहीं। तो हम क्या चाहते हैं, कोई व्यक्ति कैसा हो, वट इज, और अभी वो व्यक्ति कैसा, अभी अभी वो व्यक्ति कैसा है, वट इज, और हम जैसा चाहते हैं उसको होना चाहिए, वट शुड बी। तो वट इज और वट इट शुड बी, क्योंकि हम व्यक्ति है वट इज, हम चाहते हैं वो जाए वट इट शुड बी। तो इन दोनों के बीच में, क्योंकि व्यक्ति तो ऐसा है नहीं, तो इन दोनों के बीच में शुरू हो जाता है कॉन्फ्लिक्ट, और उसी कॉन्फ्लिक्ट से फादर अभी सफर कर रहा है, बिकॉज वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता है कि मेरा बेटा जैसा भी मैं वैसे कर जाऊं। वो चाहता है ट्राई टू बिल्ड अप रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ व्हेन ही वाज स्मॉल, जैसा वो छोटा था मैं वैसा रिलेशनशिप बनाना चाहता हूं। नहीं बन सकता वो, एक नया रिलेशनशिप बनेगा। तब वो छोटा था, उसमें उतनी मेच्योरिटी नहीं थी, और तुम भी थोड़े कम मेच्योर थे, तुम भी अपने 35 के रहे होंगे, आज तुम 50 के हो, लड़का 20-30 का है। कहां से वैसा रिलेशनशिप बन पाएगा, वो नहीं बन पाएगा, एक दूसरा रिश्ता बनाना पड़ेगा। तो फादर क्या कर रहा है, वो व्हाट इज को स्वीकार नहीं कर रहा, जैसा उसका बेटा है जो सच्चाई है उसको स्वीकार नहीं कर रहा। हम भी एक्चुअल में ऐसे करते हैं, जब भी हम अपने आप को जज कर रहे होते हैं तो व्हाट डू वी डू मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे हम होते हैं अपने आप को हम वैसे स्वीकार नहीं करते हैं। हमने जैसा अपनी एक आइडियलाइज्ड वर्जन माना होता है, जो हम थियरी में होते हैं कि भाई मैं तो ऐसा हूं, मैं तो ये करता हूँ, वो करता हूँ, लड़कियों का सम्मान, ये सब, और वो, और हम इसमें इतने वो गुम हो जाते हैं कि हम अपने आप को वो आइडियलाइज्ड वर्जन मान भी बैठते हैं, जबकि सच्चाई ऐसी है कि हम वो आइडियलाइज्ड वर्जन है नहीं। इसीलिए हमारे सारे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। लेकिन अगर सभी कॉन्फ्लिक्ट का सॉल्यूशन करना है तो सबसे पहले जो हम हैं, व्हाट इज, उसको ऑब्जर्व करते हैं ना, कि यार अभी मैं क्या हूं। देन ओनली कैन वी रीच अ गुड कंक्लूजन। ठीक है, अब इसी इमेज वाले पॉइंट को एक और तरीके से समझने की कोशिश करो। मान लेते हैं कि मेरे पास ये वाला पेन, ये वाला मार्कर है, ठीक है।
इस मार्कर की जो कैप है वो है ब्लू कलर की, नीले रंग की है। तुम इसे देख करके बोल देते हो इमीडिएटली, दो चीजें हो सकती हैं। अभी तुमने जैसे इसको देखा तो तुम वैसे ही बोलोगे कि हाँ अच्छा पेन है, मुझे ब्लू कलर पसंद है। तुम में से कुछ हो सकता है बोलते मुझे ब्लू कलर नहीं पसंद है। तीसरी कैटेगरी बोलेगी हाँ ठीक है बढ़िया, इसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब तुम बोलते हो कि मुझे ये चीज पसंद है या फिर मुझे चीज नहीं पसंद है, अभी तो मैंने कलर का एग्जांपल लिया, तुम कोई भी चीज उठा करके देख सकते हो। तो वो कहाँ से आ रहा है कि लाइक और डिसलाइक कहाँ से आ रहा है? लाइक और डिसलाइक तुम्हारे प्रीवियस एक्सपीरियंस से आ रहा है। अलग अलग रीजन हो सकते हैं उसके लिए, वो तो मुझे नहीं पता। हो सकता है तुम्हारा कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा हो लाल रंग के साथ। तुमने किसी दिन लाल रंग की कोई चीज पहनी हो, तुम उस कंपटीशन में हार गए हो जब तुम बहुत छोटे हो। अब उसका तुम्हारे ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट हो चुका है, एक नेगेटिव एक्सपीरियंस के रूप में वो तुम्हारे माइंड के अंदर आ चुका है। तो एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो जो तुम्हारी लाइक या डिसलाइक है, वो किस पर डिपेंड कर रही है? वो तुम्हारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस पर, तुम्हारी इंक्लिनेशंस पर, तुम्हारे जो पास्ट में चीजें हो चुकी हैं, तुम्हें जो सिखा दिया गया हो सकता है तुम एक ऐसी फैमिली से आ रहे हो जहां किसी पर्टिकुलर कलर को, किसी ऐसे रिलीजन से आ रहे हो, ऐसे कल्चर से आ रहे हो जहां किसी पर्टिकुलर कलर को, किसी पर्टिकुलर चीज को बहुत अच्छा माना जाता हो, किसी को बहुत गंदा माना जाता हो सकता है ब्लैक कलर बहुत गंदा माना जाता हो। इसलिए तो यहाँ ये जो सब चीजें हैं, ये तुमने क्या कर दी? तुमने इस ब्लू कलर के बारे में या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में एक इमेज बना रखी है। राइट, एक इमेज बना रखी है। सो ये चीज जो है मैं कहना चाहता हूँ इस इमेजेस वाली चीज से। और जब तुमने किसी चीज के बारे में एक इमेज बना रखी है, तो तुम जो ऑब्जर्वर हो और वो चीज है जो कि ऑब्जर्व्ड है, उन दोनों के ही बीच में तुमने एक डिफरेंस क्रिएट कर दिया है। डिफरेंस क्रिएट कर दिया है तो अब देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट इन दैट स्पेस। और अब इसीलिए वो तुम्हें वो लाइक जो है वो या तो तुम्हें खुशी देगा, प्लेजर देगा, बट वी नो दैट प्लेजर ब्रिंग्स पेन टू। ठीक है, तो वो सब तो अलग अलग बातें हैं, लेकिन यस, इतनी चीज मैं कहना चाह रहा था कि इमेजेस वाले पॉइंट के ऊपर, राइट। हाँ, तो आई थिंक तुम्हें थोड़ी क्लैरिटी इस टॉपिक के ऊपर मिली होगी। आई होप मैंने इसके साथ जस्टिस करी है। तो पहले पैराग्राफ से हमें क्या पता लगता है? पहले पैराग्राफ से हमें ये पता लगता है कि फादर जो है वो दुखी है, इमोशनल है, फ्रस्ट्रेटेड है, चाहता है कि उसके बेटे के साथ जो उसका रिलेशनशिप बचपन में था, वैसा ही रिलेशनशिप उसका जो है अब वापस से बन सके। ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा इसको लेकर के दुखी भी है। ये सारी भावनाएं जो हमें यहाँ से निकल करके आती हैं। Yet have I killed the seed I spent or sown it where the land is his and none of mine. ब्यूटिफुल मेटाफर का वो यूज करते हैं। लैंड और सीड का जो मेटाफर है वो यहाँ यूज करते हैं। तो सीड की वो बात कर रहे होते हैं जब वो कहते हैं, yet have I killed the seed I spent or sown it where, यानी कि यहाँ जो सीड है हाँ, इस थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। The seed I spent or sown it where the land is his and none of mine. Beautiful metaphor यार। तो अब अगली लाइन पे चलते हैं। अगली लाइन कहती है, Yet have I killed the seed I spent or sown it where the land is his and none of mine. यहाँ वो खुद से क्वेश्चन पूछ रहा है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर रहा है। वो कॉजेस पे जा रहा है कि उनके रिलेशनशिप के साथ ऐसा क्यों हुआ। तो एक बहुत सुंदर सा मेटाफर वो यहाँ यूज करते हैं। वो फादर पूछते हैं कि yet have I killed the seed I spent or sown it where the land is his and none of mine. यानी कि सीड यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है मेरी नजर में जो उनके बीच का बॉन्ड था, जो उनके बीच का रिश्ता था, जो उनके बीच की रिलेशनशिप थी, राइट। तो हैव आई किल्ड द सीड आई स्पेंट, यानी कि वो जो सीड था, जिसे मुझे बॉन्ड था, जिसे मुझे लैंड में जमीन में डाल करके उगाना था, उससे पेड़ बनाना था। ऐसा तो नहीं कि मैंने वो सीडी मार दिया। ऐसा तो नहीं कि मैंने उसको बचपन में ही अपनी कुछ एक्टिविटीज से, कि शायद से ज्यादा स्ट्रिक्ट होकर के, ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा करके, या फिर और भी कई सारे रीजन हो सकते हैं, वैसे हो करके क्या मैंने उस बॉन्ड को ही किल कर दिया है? क्या मैंने उस सीड को ही मार डाला है? क्या ऐसा है? येट हैव आई किल्ड द सीड आई स्पेंट, क्या मैंने वो सीड ही मार दिया? यानी कि मैंने वो जो बॉन्ड था हमारे बीच का, रिश्ता था हमारे बीच का, उसी को मैंने खत्म कर दिया है? जब उसे मेरी जरूरत थी तब मैं उसके लिए था ही नहीं, मैंने बहुत र्यूडली बात करी, मैंने उसके इमोशंस को जानने की कोशिश ही नहीं करी। क्या इन सब छोटी छोटी चीजों से मैंने धीरे धीरे वो जो सीड था उसी को मार दिया है? क्या ऐसा है? और या फिर सोन इट वेयर द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन,
या फिर मैंने उसको एक ऐसी जमीन में गाड़ दिया है कि अब वो जो लैंड है वो पूरा का पूरा उसका है, जिसमें मेरी कोई जगह भी नहीं है। यानी कि वो खुद, वो जो सीड है, वो मैंने तो उसमें कोई गड़बड़ नहीं की थी, मैंने तो उसको बराबर से उगाया था, मैंने तो बढ़िया से पेरेंटिंग करी थी, मैंने तो बढ़िया से रिश्ता निभाया था। लेकिन वो जो पेड़ अब उग करके उसमें से आया है, यानी कि अब वो लड़का आज बन चुका है, वो जो बॉन्ड अब हो चुका है, वो ऐसा हो चुका है कि वो खुद की अपनी टेरिटरी में उगाया है। यानी कि अब वो खुद का ही एक अपना उसने बना दिया है। यानी कि उसने, बच्चे ने खुद की ही अपनी आइडेंटिटी, खुद की ही अपनी वैल्यूज डेवलप करा ली है, कि उसमें पिता की अब कोई जगह ही नहीं है। तो ये दो पॉसिबिलिटीज के बारे में बात करते हैं कि या तो मेरी गलती से हुआ है या फिर मेरे बेटे की गलती से हुआ है। पेरेंट को इस पे क्लैरिटी नहीं है, पिता को इस पे क्लैरिटी नहीं है। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, वो स्ट्रेंजर्स वाली बात पे अब आते हैं कि हम स्ट्रेंजर्स की तरह बात करते हैं। जैसे जब दो स्ट्रेंजर्स बात करेंगे तो वो कैसे बात करेंगे भाई, मान लो मैं तुम्हारे लिए स्ट्रेंजर ही हूं ना, तुमसे मिला थोड़ी ना हूं, तो मान लो कभी तुम मुझसे सड़क पे मिलते हो, तो मैं तो हम कैसे बात करेंगे, और तुम्हें मुझसे कहीं जाने का रास्ता पूछना है कि भाई ये जो है कुतुब मीनार को रास्ता किधर से गया, तो तुम मेरे पास आते हो, तुम मेरे से पूछते हो हेलो सर एक्सक्यूज मी, मैं बोलूंगा यस प्लीज। फिर आप कहेंगे ये कुतुब मीनार का रास्ता कहाँ जाता है, मैं बोलूंगा देखिए भाई कुतुब मीनार का जो रास्ता है वो यहाँ से ऐसे जाएगा, यहाँ से ऐसे जाएगा, और जो रास्ता लेना है ले लीजिए। आप बोलेंगे ओके सर थैंक यू, मैं बोलूंगा ठीक है बाय, बस बात खत्म, दैट्स इट। हम काम की बात करेंगे, दो स्ट्रेंजर्स जब मिलेंगे तब वो आपस में काम की बात करेंगे, काम की बात करी, आपको अपना मिला, मुझे मिला, मेरा काम मिला, दैट्स इट, खत्म बात, बाय बाय टाटा टेक केयर, खत्म। अपनों से जब बातें होती है तो अपनों से बातें स्ट्रेंजर्स की तरह नहीं होती, अपनों से बातें बेमतलब की भी हो जाती है, उनमें कोई काम नहीं होता, बस ऐसे हो जाती है भाई, तुम टहलते टहलते जा रहे थे, तुम्हारी मम्मी तुम्हें साइड में दिख गई, तुमने बोला मम्मी क्या कर रहे हो, कैसे हो, हाँ ऐसे हुआ, हाँ ये हुआ यार मेरे साथ तो दिमाग ही खराब हो गया। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यार अपना रिलेशनशिप देखो, तुम अपनी गर्लफ्रेंड से पूरे दिन भर कोई काम की बातें करते हो, काम की बातें करते हो, अरे सौ बकैती की बातें करते हो यार तुम। अपने बॉयफ्रेंड से जब भी तुम बात कर रही होती हो तो काम की बात थोड़ी ना करती हो कि हाँ भाई काम की बात है, मुझे होमवर्क में डाउट आया, पढ़ाई की तो तुम बातें वैसे भी नहीं करते हो, है ना। अब एनीवेज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की बातें कर सकते हो तुम अपने पार्टनर के साथ, है ना। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ हमेशा रहेगा अगर सब्सक्राइब करोगे, वरना नहीं रहेगा, वरना टूट जाएगा तुम्हारा रिश्ता। एनीवेज कमिंग बैक टू द टॉपिक, समझने की कोशिश कर रहे हो, स्ट्रेंजर्स में अपनापन नहीं होता, स्ट्रेंजर्स में वो भाव नहीं होता, स्ट्रेंजर तो यानी कि अब लेकिन बाप और बेटे के बीच में भी बातें पता है कैसी हो रही हैं, उनमें बहुत ज्यादा अपनापन नहीं है, उनमें क्लोजनेस नहीं है, तो उनमें क्या है, उनमें दूरियां हैं, उनमें डिस्टेंस है। समझो इस बात को, यानी कि अब जो फादर और सन है वो केवल और केवल काम की ही बातें कर रहे हैं कि अच्छा बेटा खाने में क्या खाओगे, खाना खा लिया, हो गया तुम्हारा, ठीक है, तुम वहां कहाँ गए थे, अच्छा अच्छा, पापा मुझे कुछ पैसे देना, हाँ ठीक है, ये बात, काम की बातें हो रही है, काम से ज्यादा कोई बातें नहीं हो रही, वो जो इमोशनल कंटेंट है वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा। तो वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, इसका ये अर्थ हुआ, देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन देयर, वो जो एक अंडरस्टैंडिंग है ना, कि हाँ भाई मैं अपने बेटे को समझ पा रहा हूँ, हाँ उसकी ये इस वजह से हुआ, हाँ मैं अपने पापा को समझ पा रहा हूँ, नहीं ये हुआ, वैसी कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, पूरी हवा में उसका कोई साइन ही नहीं है, एक 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 प्रतिशत भी मुझे नहीं लग रहा कि ये आदमी मुझे समझ रहा है, मैं इसे समझ रहा हूँ, नहीं, प्रॉपर वो जो स्ट्रेंजर्स वाली वाइब है वो आ रही है। दिस चाइल्ड, फिर से बोल रहे हैं दिस चाइल्ड, वो ये नहीं बोल रहे माय चाइल्ड, वो ये नहीं बोल रहे माय सन, क्या बोल रहे हैं, दिस चाइल्ड, ये लड़का। दिस, फिर से वो जो पहली वाली लाइन में थी ना, वही चीज वो यहां आकर के फिर से बता रहे हैं, दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिजाइन। ये वाली जो चीज है ना, मुझे यहाँ एक चीज लगी, यानी कि जो बात ये पहले ऑलरेडी इस पहली लाइन में कह चुके हैं ना, वही लाइन ये आकर के फिर से यहाँ दोहरा रहे हैं। पहले कहते हैं ना आई डो नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, तो दिस चाइल्ड को रिपीट करते हैं, फिर यहाँ बोलते हैं वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स दो वी हैव लिव्ड टुगेदर इन द सेम हाउस फॉर इयर्स, आई नो नथिंग ऑफ हिम। ये वाली लाइन और स्ट्रेंजर्स वाली लाइन एक ही बात को डिपिक्ट करती है। तो यानी कि जो इमोशनल रेपिटिशन एक तरीके की होती है मुझे पोइम के अंदर नजर आ रही है। द चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिजाइन, बिल्ट टू माई डिजाइन के दो मतलब हो सकते हैं, पहली बात तो जेनेटिकली मेरे जैसा मेरा बेटा बना है, या फिर दूसरा बिल्ट टू माई डिजाइन का मतलब हो सकता है कि जैसा मैंने चाहा था वो वैसे बना है, जैसे मैंने उसके लिए एजुकेशन प्लान करी थी, जैसा मैंने उसके लिए करियर प्लान किया था वैसा। तो ये दो अर्थ इसके निकल सकते हैं, दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिजाइन, येट वट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर।
फिजिकली तो ये लड़का मेरे जैसा दिखता है, लेकिन इसको क्या पसंद है ये मैं नहीं बता सकता हूँ, ये मुझे नहीं पता। यानी कि शरीर से देखने में तो मैं और ये बड़े सिमिलर लगेंगे, लेकिन अंदर से जो ये है और मैं हूँ, बहुत अलग अलग आदमी हम दोनों। इसे क्या पसंद है ये मैं कुछ नहीं बता सकता, इसे क्या करना है ये मैं बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। हम्म। दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिजाइन, येट वट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर। मैं नहीं बता सकता। दूसरा जो इसका अर्थ हो सकता है कि इसने मेरे मेरे तरीके से प्रोग्राम की, तो फादर को लगा होगा जब लड़का छोटा होगा कि भाई अगर मैं इसके लिए सारी चीजें प्लान करता हूं तो मैं इसे अंडरस्टैंड कर रहा हूं। लेकिन अब फादर बोल रहे हैं कि इसको क्या चीज पसंद है ये मैं जानता ही नहीं हूं। ऑल दो जैसे मैंने इसको शिक्षा दी इसने वैसे ली, जैसे मैंने इसके लिए चीजें प्लान करी इसने वैसे लाइफ में आगे बढ़ा, बट स्टिल व्हाट ही लव्स, व्हाट ही वांट्स इन हिज लाइफ, मैं नहीं जानता हूं वो। आई कैन नॉट शेयर अबाउट इट। ये चीज यहाँ बात हमें पता लगती है। फादर यहाँ और ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, पहली वाली लाइन से भी ज्यादा इमोशनल अब वो इस पैराग्राफ में आकर के हो जाते हैं। हमें पता लगता है कि वो कितने दुख में है, कितने दर्द में है। आगे अब वो और आगे अगले तीसरे पैराग्राफ में आ जाते हैं। तो तीसरे पैराग्राफ में जो फादर है वो बात करते हैं साइलेंस सराउंड्स की, यानी कि हम पहली वाली लाइन में क्या बोलते हैं, पहले वो बोलते हैं कि देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर, कि हमारे बीच जो पूरा एटमॉस्फेयर है, ये जो ईयर है, इसमें कोई भी अंडरस्टैंडिंग का साइन है ही नहीं, इसमें कोई भी वो इमोशनल कांटेक्ट है ही नहीं। दूसरी लाइन में वो कहते हैं साइलेंस सराउंड्स, जैसे यहाँ साइलेंस का मतलब है कि काम की बात हो रही है उसके अलावा कोई बात नहीं हो रही है, उस तरीके का एक साइलेंस, एक ऑकवर्ड सा साइलेंस हमें सराउंड करके बैठा है। एक वो जो डीप इमोशनल कांटेक्ट है। अच्छा, साइलेंस का मतलब समझो यार, साइलेंस का यहाँ वो मतलब नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। साइलेंस का मतलब वो नहीं है कि दो आदमी जो है वो शांत बैठ गए हैं और हाँ बस, नहीं नहीं नहीं, साइलेंस का वो मतलब नहीं है। जब दो प्रेमी आपस में बैठे होते हैं, प्रेमी और उसकी प्रेयसी मान लो सामने बैठी है, तुम बैठे हो और सामने तुम्हारी गर्लफ्रेंड बैठी है, तुम दोनों चुपचाप बैठे हो, बात एक भी नहीं हो रही, तुम्हें 2 घंटे तक आगे ऐसे बिठा दिया जाए, तुम देखोगे उसकी तरफ, उसकी आंखों में देखोगे, बोलने की भी आवश्यकता ना पड़ेगी, एक शब्द मुंह से निकालने की बात जरूरत ना पड़ेगी, तुम आंखों ही आंखों में बड़ा कुछ कह जाओगे, इशारों ही इशारों में बड़ा कुछ कह जाओगे। साइलेंस है, तुम्हारे बीच भी साइलेंस है, लेकिन तुम दोनों के बीच का जो प्रेम है वो इतना ज्यादा है, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच की इतनी ज्यादा है कि शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ती, शब्द अब बड़े नीच प्रतीत होते हैं। समझ रहे हो इस बात को? समझो, अ, जो साइलेंस है, तुम एक दूसरे की तरफ देख करके हंस करके ही एक दूसरे की बातों को समझ जाओगे। रिश्ता ऐसा होता है, जो बॉन्डिंग्स होती है वो इस तरीके की होती है, जो बॉन्ड होता है वो ऐसा होता है। लेकिन यहाँ का जो साइलेंस है वो दूसरे तरीके का है। यहाँ के साइलेंस में अगर वो दोनों एक दूसरे से बात भी कर रहे हैं, बहस भी कर रहे हैं, तो भी उनके आसपास साइलेंस है। क्योंकि ये साइलेंस है इमोशनल साइलेंस, ये साइलेंस है कि भाई ना मैं तुझे समझ पा रहा हूं ना तू मुझे समझ पा रहा है, ये उस प्रकार का साइलेंस है, ऐसा साइलेंस है ये। एक और इसकी इंटरप्रिटेशन करी जा सकती है साइलेंस अराउंड अस, वो जो लास्ट में लाइन है उससे थोड़ी मैच करती है, राइट? लास्ट में ये बोलते हैं वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, इससे थोड़ी बहुत रिलेट करती है ये वाली लाइन, साइलेंस सराउंड्स अस, सॉरी, हाँ साइलेंस सराउंड्स अस, कि दोनों ही जो है वो साइलेंटली बैठे हैं, आशा करते हुए कि सामने वाला कुछ बोलेगा, ये करते हुए, तो ये भी इसकी एक इंटरप्रिटेशन निकल सकती है। अच्छा, आगे, आई वुड हैव हिम प्रोडिगल रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस द होम ही न्यू रादर देन सी हिम मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड। यहाँ एक वर्ड आता है प्रोडिगल, इस प्रोडिगल का मतलब क्या है, तो यहाँ एक बिब्लिकल रेफरेंस दी जा रही है। तो बाइबल में कहानी आती है प्रोडिगल सन की, जीसस कहानी सुनाते हैं हमें प्रोडिगल सन की बाइबल के अंदर। तो अब इस प्रोडिगल सन की कहानी में क्या होता है इसके बारे में जरा जानते हैं। प्रोडिगल सन की कहानी,
तो जो प्रोडिगल सन की कहानी है, प्रोडिगल सन की कहानी कुछ इस प्रकार आती है बाइबल में कि एक धनी व्यक्ति होता है, धनी व्यक्ति के दो बेटे होते हैं, बड़ा बेटा छोटा बेटा। अब बड़ा बेटा है, पिताजी की सेवा में लगा रहता है। छोटे बेटे के मन में एकदम ऐसे चुल मर जाती है। तो अच्छा, वैसे कल्चरल कॉन्टेक्स्ट क्या था? कल्चरल कॉन्टेक्स्ट था कि पिता की मृत्यु के बाद बड़े और छोटे बेटे में प्रॉपर्टी का बंटवारा हो जाता है। लेकिन छोटे वाले चाचा थोड़े ज्यादा तेज निकले, उन्होंने कह दिया कि पिताजी पिताजी, मुझे जो है सारा का सारा जो है, मुझे मेरा शेयर जो है मुझे अभी दे दो, मुझे अभी के अभी चाहिए। तो पिताजी बोलते हैं कि कोई बात नहीं, ठीक है, अगर तुझे अपना हिस्सा चाहिए तो ले ले। तो बड़े बेटे और छोटे बेटे में वो सारी प्रॉपर्टी को बांट देते हैं। बड़ा बेटा जो है वो अपने पिताजी के साथ रहता है, पिताजी की सेवा करता है और वहीं से अपना कारोबार बढ़ाता है। छोटा वाला जो बेटा होता है, छोटा वाला बेटा पिताजी को छोड़ देता है, बोलता है कि हमें भगो यहाँ से, हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं है। वहां से भग जाता है, पिताजी को छोड़ छाड़ करके दूर देश विदेश में जाता है। देश विदेश में जाकर के धंधा थोड़ा बहुत करता है, लेकिन धंधे से ज्यादा धंधे का आनंद थोड़ा ज्यादा लेता है। अय्याशी में सारे के सारे पैसे डुबो देता है। जुआ, अय्याशी, पैसा, ये सब मजे, ये सब वो सब करने में ही अपना सारा का सारा पैसा जो होता है वो लड़का डुबा देता है। थोड़े समय के बाद हालत ऐसी हो जाती है कि इलाके में फेमीन आ जाता है। फेमीन आ जाता है तो तुम्हें पता ही है कि हालत कैसी हो जाती है, ना खाने का पता। अब फेमीन आ गई थी तो भीख भी तुम्हें कौन देगा, क्योंकि लोग तो खुद ही मर रहे हैं और वो लड़का भी खुद मर रहा है। और इतनी उसकी बदतर हालत हो जाती है कि उसे पता लगता है कि उसके पिताजी के घर में जो नौकर काम करते हैं उनकी भी स्थिति उससे बेहतर है। वो अपने पिता का बेटा और वो ऐसी हालत में है, और जो उसके पिता के नौकर है वो भी उससे कई सारी बेहतर हालत में है। तो एक दिन वो थोड़ा बहुत अपने आप को बोल करके कि नहीं, तो ये होता है ना भाई, पिताजी क्या सोचेंगे मेरे बारे में, पिताजी ने तो मुझे निकाल दिया था, ये होगा वो होगा। एक दिन हिम्मत करता है, हिम्मत जुटाता है, उस हिम्मत जुटा करके पिताजी के पास जाता है। पिताजी बैठे होते हैं खिड़की के पास और खिड़की से आते हुए अपने बेटे को देख लेते हैं। तो शुरुआत में आंखें मलते हैं, क्योंकि कई बार उन्हें हेलुसिनेशंस हुई होंगी, कई बार उन्हें भ्रम हुआ होगा कि मेरा बेटा मेरे पास वापस आ रहा है, मेरा बेटा मेरे पास वापस आ रहा है। वो उसको देखते हैं, देखते हैं, उन्हें दूर से पता लग जाता है कि अरे ये तो मेरा बेटा है। नहीं नहीं, इस बार ये कोई भ्रम नहीं है, इस बार तो ये सत्य है। उठते हैं वहीं से फटाफट से, दरवाजा खोलते हैं और दौड़ करके उसके पास जाते हैं। तुम्हें लग रहा होगा कि अब तो इसकी शामत आई, अब तो ये पिटाई करेंगे उसकी, कि सारा पैसा आया तो आया, लेकिन सारा पैसा डुबा करके आया। तो जैसा नाजायज बदतमीज वो औलाद तो हमने कभी नहीं देखी। अरे वो चलती है ना यार, वो कौन है वो यार, एक टीवी सीरियल वाली रील देखी थी, तो उसमें जो एक औरत है वो अपने बच्चे को 100 गालियां देती है और 100 गालियां दे करके बोलती है बदतमीज, बेनजीब, ये सब वो सब। रुको, मिलती है मुझे तो लगाऊंगा मैं वो वीडियो, रुक जाए एक मिनट। तो हाँ, बेसिकली वैसी वो वाली जो है वो एक तो वैसी तुम्हें लग रहा होगा वैसा करेगा, लेकिन पिता वैसा नहीं करता है। वो प्रोडिगल सन उसके पास आता है, पिता उसको गले से लगा लेता है, सीने से लगा लेता है, जैसा मानो लग रहा हो कि जन्म के बाद, युग युग के बाद जो है ऐसा मिलन हो रहा हो, ऐसा दिव्य वो सीन बन जाता है। पिता उसको गले से लगाते हैं, उसे स्वीकार तो करते हैं, उसे घर के अंदर बुलाते हैं, लेकिन उसके लिए एक बढ़िया त्योहार भी रच देते हैं, एक बढ़िया सबको भोजन दे देते हैं, सब वहां भोज आयोग कर देते हैं, एकदम पार्टी शार्टी का माहौल जो है वहां बना देते हैं। बड़ा बेटा ये देख करके जो है वो थोड़ा चौंक जाता है। बड़ा बेटा देख करके चौंक जाता है और अपने पिताजी से पूछता है कि पिताजी ये आपने क्या किया? मैं आपके साथ इतने बरसों से रहा, आपने मेरे लिए तो कभी पार्टी नहीं करवाई, आपने मेरे लिए तो कभी ऐसे आयोजन नहीं कराया। लेकिन ये नकारा आपका बेटा जो कि यहाँ से फंस गया था, सारा आपका दौलत धन इसने लुटा दिया, और इसके बाद आप इसका स्वागत करते हैं, ऐसा भव्य स्वागत करते हैं। मैं नहीं आ रहा आपकी कोई पार्टी में, आपने मेरा दिल दुखाया है। बड़ा बेटा नाराज हो जाता है। पिता उसकी तरफ हंस करके कहते हैं, और पिता कहते हैं कि अरे यार, तू तो मेरे साथ ही है, जो मेरा है वो तो तेरा ही है। तेरे लिए तो पार्टी हो सकती है ना हो, एक बराबर है, लेकिन ये लौट करके आया है। तू तो मेरे साथ ही था, ये लौट करके आया है, ये भटका हुआ वापस अपने घर की तरफ पहुंचा है, इसके लिए तो ये करवाना जरूरी है। कहानी यही खत्म हो जाती है। कहानी की तरह लेना है तो कहानी की तरह लो, मजे ले लो, ये सब वो सब। इसके थोड़े अभी गहरे अर्थ की बात करेंगे, जो मेरी इंटरप्रिटेशन है। ट्रेडिशनल क्रिश्चियंस हो सकता है उसके साथ अग्री ना करें, तो भाई ना करें, इसलिए बोल रहा हूँ मेरी इंटरप्रिटेशन है। उस पे आऊंगा, उससे पहले जरा इस कॉन्टेक्स्ट में इस प्रोडिगल सन रेफरेंस की जो है थोड़ी बात कर लेते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, क्योंकि जैसा कि अभी हम जानते हैं कि जो ये फादर है और उसका बेटा जो है,
एक टाइम पर ये दोनों साथ थे, तो इनके बीच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशनल कॉन्टैक्ट था। ठीक है, वो बचपन वाला समय वो यहाँ कहते भी हैं कि रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वॉज व्हेन स्मॉल। ठीक है, तो अब उसके फादर कहते हैं तो यानी कि जैसे प्रोडिगल वाले समय वो दोनों साथ थे, लेकिन एक समय ऐसा होगा, टीनेज केयर्स ऐसे होंगे जब बच्चे ने अपने लिए प्राइवेसी मांगना शुरू करी होगी, फ्रीडम मांगना शुरू करी होगी। गलत नहीं है वो सब, जरूरी है, अधिकार है, मांगे होंगे बच्चे ने। धीरे धीरे जिस कारणवश उन दोनों के बीच में, क्योंकि जनरेशनल गैप भी था, उसकी वजह से दोनों के बीच में जो इमोशनल कांटेक्ट है, जो इमोशनल डिस्टेंस है, वो बड़ा भी होगा और बेटा बहुत दूर चला गया होगा। और अब फादर को इतना तो पता है कि मैं तो सफर कर ही रहा हूं, मेरा बेटा भी सफर कर ही रहा है। तो वो चाहते हैं कि जिस प्रकार वो प्रोडिगल सन वापस आ गया था, उसी प्रकार तू भी वापस आ जा। मैं गुस्सा नहीं करूंगा, मैं कोई नहीं करूंगा, जैसे शुरुआत से हमारा रिश्ता था वहां से शुरुआत करेंगे। तो हम मैं भी तेरे साथ जो है वैसा ही रिश्ता शुरू करना चाहता हूँ। तू एक बार आ तो जा, एक बार भाई तू आ तो जा। तो गले से लगा लेना चाहता हूं तुझे, तू एक बार आ तो जा। तो ये वाली बात वो जो है कहना चाह रहे हैं, इस कॉन्टेक्स्ट में वो प्रोडिगल सन रेफरेंस का यूज कर रहे हैं। प्रोडिगल सन के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। प्रोडिगल सन की कहानी में फादर जो है, इसको गॉड के तरीके से देखा जा सकता है। एक इंटरप्रिटेशन है गॉड वाली कि भाई कोई ऊपर गॉड बैठा है, अगर आप लोग गॉड में मानते हैं तो इस वाली इंटरप्रिटेशन के साथ जा सकते हैं। दूसरी जगह हम गॉड से मेरा क्या मतलब है उसको क्लियर कर देते हैं। गॉड से जो मेरे कहने का मतलब है, मेरे कहने का मतलब है गॉडलीनेस। गॉडलीनेस या फिर जिसे हम लोग ट्रुथ कहेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, जो कि सत्य है। सत्य है या फिर मतलब तुम जो वास्तविकता में हो, मेरा वो मतलब है कि तुम्हारे वो जो भीतर वो जो सत्य है उसकी बात कर रहा हूं। थोड़ा समझ रहे हो ना मैं ट्रुथ से मेरा क्या मतलब है? ट्रुथ इज गॉड। तो यानी कि अब ये जो सत्य है ये गॉड है, राइट? इसको ऐसे हम गॉड मान करके चल रहे हैं। तुम अगर किसी पर्सनल गॉड में मानते हो तो उनको भी ले सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस वाली इंटरप्रिटेशन को लेकर के चल रहा हूं। तो ट्रुथ जो है वो गॉड है, राइट? अब समझने की कोशिश करना जरा। तुम भी ये ट्रुथ ही थे, तुम इस ट्रुथ से सेपरेट नहीं थे, तुम ये ट्रुथ ही थे। अद्वैत क्या बोल रहा है, राइट? जीसस भी क्या बोल रहे हैं? द फादर एंड द सन आर द सेम, राइट? ऑल दो क्रिश्चियंस वुड नॉट अग्री विद मी, वो इसमें कुछ कुछ ला देंगे, बट एनीवेज फोकस, लेट्स फोकस आउट हियर। सो ट्रुथ इज गॉड, अद्वैत इज हियर, राइट? कि यू आर नॉट सेपरेट फ्रॉम द ब्रह्मन, यू आर नॉट सेपरेट फ्रॉम द अल्टीमेट रियलिटी, राइट? कि तुम अल्टीमेट रियलिटी से सेपरेट नहीं हो। द ब्रह्मन एंड द आत्मन आर वन, कोई फर्क नहीं है, लेकिन तुम्हें लगता है कि फर्क है। तो जब तुम्हें लगना शुरू हुआ, जब यहां इग्नोरेंस आई, ठीक है, जब यहाँ अज्ञान आया, तो अज्ञान की वजह से, अविद्या की वजह से क्या हो गया? देयर इज अ डिस्टिंक्शन, अब फर्क आ गया। तो तुम अलग हो गए और तुम फादर को अलग समझने लगे। तो ये सन है, आत्मन जिसको हम अभी के लिए मान लेते हैं, और ये फादर है। फादर कौन हो गया हमारा? फादर हो गया हमारा ब्रह्मन, ठीक है? इस तरीके से मान सकते हैं, राइट? तो अब तुम जो तुम्हारी असली नेचर है, जो तुम्हारी असली रियलिटी है, राइट, तुम उससे बहुत दूर भाग गए अपने फायदे के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए, और तुमने खूब भोगों में, जो संसारिक भोग होते हैं, खूब पैसे में, ठीक है, मनी में, ठीक है, वुमेन में, लड़कियों में, ठीक है, लड़कियों में ही स्पेसिफिकली नहीं, अगर तुम लड़की हो तो लड़कों में, ठीक है, अपोजिट जेंडर या फिर सेम जेंडर, जो जो भी चीज है भाई, उसमें, दोस्तों में, पेरेंट्स में, जितनी भी दुनिया भर की चीजें होती, दुनिया भर के भोग होते हैं, उनको तुम भोगते हो। इनको भोग करके तुम्हें लगता है कि तुम्हें इनसे मिल रहा होगा प्लेजर, तुम्हें इन लगता है कि तुम्हें इनको भोग करके मिल रहा होगा प्लेजर, बट एक्चुअल में जो चीज तुम्हें इनको भोग करके मिलती है, दैट इज पेन। बुद्ध भी तो यही समझाते हैं, तुम्हें अल्टीमेटली इन सबसे पेन ही मिलता है, बिकॉज ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इम्परमानेंट इन नेचर। ये एवरलास्टिंग नहीं है, ये परमानेंट नहीं है, ये इम्परमानेंस है। तो इसीलिए जो चीज तुम्हें सुख भी देती है वो क्षणिक सुख होता है, वो बहुत ही जल्दी वापस से बेचैनी में बन जाता है, वापस से दर्द में बदल जाता है, वापस से पेन में बदल जाता है। सो विद प्लेजर इनएविटेबली कम्स पेन। समझो इस चीज को। तो इसकी वजह से तुम इनमें खूब भटकते हो, तुम्हारी भी हालत प्रोडिगल सन की तरह हो जाती है, जो कि खूब भटका, इधर उधर भटकता है। फाइनली तुम कुछ ना कुछ करके अल्टीमेट नेचर के पास जाने का सोच लेते हो। जिस क्षण जैसे तुम सोच लेते हो, तुम वैसे ही ब्रह्मन के साथ हो जाते हो, एंड व्हेन यू आर वन विद द ब्रह्मन,
ठीक है, व्हेन यू आर वन विद द ब्रह्मन, जब तुम अपनी वन विद द ब्रह्मन होने का मतलब ये नहीं कि भाई तुम आत्मा तुम्हारी यहां से निकलेगी, यहां से निकल करके तुम कहीं जाके मिल जाओगे, नहीं, नोइंग कि मैं जो हूं, आई एम ब्रह्मन, जो कॉन्शियसनेस मेरे अंदर है वही तुम्हारे अंदर है, वही यहां है, वही इस पेन के अंदर है, वही इस जग के अंदर है। इस बात को ही मात्र जान लेने से कि आई एम नॉट डिफरेंट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, आई एम वन विद द रियलिटी, इसी चीज को जान लेने में, जब तुम उस गॉडलीनेस को जान जाते हो, जब तुम उस ट्रुथ को जान चुकते हो, जब तुम जान जाते हो कि भाई मैं कौन हूं, देन देयर इज रिटर्न, एंड देन व्हाट इज देयर, देन देयर इज आनंद, जिसको वहां पार्टी, जहां फीस्ट के तरीके से बताया जा रहा था। So do you understand the meaning of prodigal son? So this was what the prodigal son was trying to say. क्योंकि भटका हुआ अब वापस आया है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू ट्राई टू से, दिस इज व्हाट इज माय इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तुम्हारी क्या है मुझे जरूर बताना। तो फादर यहाँ इस प्रोडिगल सन की बात कर रहा होता है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। कलर चेंज कर लेता हूँ भाई थोड़ा, वरना गंदा हो जाएगा इधर, राइट। सो रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, तो फादर चाहता है कि वो जो बेटा है वो वापस उसके फादर के हाउस में आ जाए। अब देखो यार, फादर ने पहले क्या बोला था, फादर ने पहले तो बोला है वी हैव बीन लिविंग इन दी सेम हाउस। तो यहां जब वो कहता है फादर हाउस, तो उसके कहने का क्या मतलब है, उसके कहने का मतलब है फादर का हाउस, मतलब फादर के दिल में आकर के वो वापस से बस जाए, यानी कि जैसे वो पहले था वैसे ही अब वो वापस, वो रिलेशनशिप, वो रिश्ता, वो फादर के दिल में आकर के बैठ जाए। दिस इज व्हाट ही वांट टू ट्राई। द होम ही न्यू, क्योंकि अभी ये जो होम है ही डजंट नोज इट, राइट। तो वो जो घर जिसको जानता था, घर, घर का क्या मतलब है, घर का मतलब है वो जगह जहां से आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिलती है, जहां से आपको खुशी मिलती है, जहां आपको कंफर्ट मिलता है, जहां आपको सेफ फील होता है, जहां आपको अंडरस्टैंडेबल फील होता है। अभी जहां वो है उस लड़के को, अभी वहां बेटे को अंडरस्टैंडेबल फील नहीं हो रहा है। फादर खुद बोलता है देयर इज नो अंडरस्टैंडिंग इन द एयर, आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, ठीक है, ये सब। तो यानी कि वो वापस जो घर जिसको वो जानता था, जो वास्तविकता में उसका घर था, अभी तो जहां वो रह रहा है वो केवल एक बिल्डिंग है, लेकिन जो घर था उस तक वो वापस आ जाए। दैट इज व्हाट द फादर इज ट्राइंग टू से, rather than see him make and move his world। दो इंटरप्रिटेशंस इसकी निकल करके आती है। एक तो ये है कि फादर जो है वो ये नहीं चाहते कि उनका बेटा बाहर जाए, बाहर जा करके खुद का कुछ करे, उससे अच्छा वो चाहते हैं कि नहीं, तुम यहीं रहो, ये यही 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 मेरे पास ही रहो। या फिर इसकी एक ये, लेकिन ये वाला इंटरप्रिटेशन मुझे नहीं लगता एक्यूरेट होगी। मेरा जो मानना है वो ये है, जैसा कि फादर यहाँ कहते हैं कि द सीड आई स्पेंट और सोन इट वेयर द लैंड इज हिज और नन ऑफ माइन, जैसे कि वो यहाँ इंप्लाई कर रहे थे कि यानी कि उस लड़के ने खुद की वैल्यूज, खुद की उस सबसे खुद की ही एक टेरिटरी क्रिएट कर दी है, जहां मेरी कोई जगह नहीं है, जहां फादर की कोई जगह नहीं है। तो वही वो चीज यहाँ कहने की कोशिश कर रहे हैं कि रादर देन सी हिम मेक एंड मूव हिज ओन वर्ल्ड, कि वो अपनी खुद की दुनिया बनाए, कि वो अपनी खुद की ऐसी दुनिया बनाए जिसमें मेरी जगह ना हो, वैसा ना हो, यानी कि उसके जीवन में मेरी भी जगह हो, यानी कि इमोशनली मैं उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ, वो जो भी करे मैं उसके साथ हूँ, राइट। यानी कि आई एम नॉट गेटिंग द स्पेसिफिक वर्ड्स आउट हियर, यानी कि वो जो एक अपनी दुनिया बनाने जा रहा है, दुनिया इन द सेंस नॉट इन करियर वाइज, लेकिन वो जो इमोशनली वो एक दुनिया जो क्रिएट करेगा, वो चाहता है कि वो वैसा ना करे, और उसके पास रहे, ये जो घर है वहां रहे, वो बाकी की दुनिया में ना जाए, वो इधर उधर दर बदर ना भटके, वो अपने फादर की ही उसमें रहे, क्योंकि प्रोडिगल सन की भी बात हो रही है ना, तो जो खुद की वो दुनिया देर दुनिया बनाने जाएगा वहां ना जाए, ये जो दिल है, ये जो फादर का घर है वहीं रहे, राइट। ये चीज वो कहने की बात कर रहे हैं। थोड़ा यहाँ जो है कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बट आई होप तुमने अगर पूरा सुना है तो कॉन्टेक्स्ट में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो तुम्हें पता लगा होगा। आई वुड फॉरगिव हिम टू, शेपिंग फ्रॉम सोरो न्यू लो, मैं उसे पूरा माफ कर दूंगा, मैं माफ कर दूंगा। लेकिन यहाँ जब बात हो रही है तो यहाँ फादर ये मान करके चल रहे हैं कि मैं जो हूं मैं तो सही हूं, मेरा बेटा जो है वो गलत है, वो थोड़ा भटक गया। यानी कि यहाँ भी फादर जो है वो पूरे तरीके, क्योंकि ये आ ही जाता है रिलेशनशिप के अंदर कि भाई मैं सही हूं वो गलत है। ऑल दो फादर थोड़ा स्केप्टिसिज्म शो करते हैं
कि येट हैव आई किल्ड द सीड आई स्पेंट, कि क्या मेरी गलती है, लेकिन यहाँ बोलते हैं मैं माफ कर दूंगा उसे, कोई बात नहीं। तो यानी कि यहाँ फादर स्टिल अपनी जो मान्यताएं हैं उन्हें और बढ़ावा देकर के बैठे कि नहीं यार, मैं तो सही हूं, मैंने तो जो चाहा था वो तो सही चाहा था, मैंने तो रिलेशनशिप के लिए 100% ही किया, मेरा जो बेटा था ना बस उसी ने थोड़ी गड़बड़ कर दी। इस पॉइंट को याद रखना, इस पॉइंट को P1 बोल दिया मैंने, और इस P1 को याद रख लेना, क्योंकि लास्ट लाइन में मैं इसी पॉइंट को वापस से इन्वोक करूंगा और फिर तुम्हें मजा आ जाएगा। फादर एंड सन, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, अभी तक इसके बारे में बात हो रही थी फादर टू सन की, फादर सन से कहना चाह रहे हैं, कुछ इमोशनल कहने का प्रयास कर रहे हैं। फादर एंड सन, वी मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड, हमें एक ही सेम ग्लोब और सेम लैंड में रहना है। तो जब इस ग्लोब में रहना है तो क्यों ना अच्छे से रहे, क्यों ना प्यार से रहे, क्यों ना बात करके रहे, समझ रहे हो? इसी एक धरती पे रहना है, इसी एक लैंड पर रहना है, राइट? फादर एंड सन, वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड। ठीक है, अभी ही स्पीक्स, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई माई सेल्फ वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव। ये बेटा बोलता है, ही स्पीक्स मतलब बेटा बोलता है। ऑल्दो यहाँ कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि ही स्पीक्स का मतलब है कि फादर ही अब बोलता है, लेकिन मुझे वो बड़ी प्रैक्टिकल चीज लगती है, क्योंकि ये सारा तो फादर ही बोल रहा था ना, ये सारा फादर ने बोला है, तो ही स्पीक्स यूज करने की सेंस बनती नहीं है। तो जब वो बोलता है ही स्पीक्स, तो मेरे हिसाब से ये बेटा बोलता है, और बेटे के लिए ही ये लाइंस थोड़ी सुटेबल भी है। अभी इनको इंटरप्रेट करना शुरू करते हैं। ही स्पीक्स, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, और ये जो लास्ट की दो लाइन है ना, वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, ये तो मेरी मतलब फेवरेट लाइन है। आई लव दीज लाइंस, दीज आर दी बेस्ट लाइंस। एलिजाबेथ जेनिंग्स जी ने इस पोइम में कमाल कर दी, एकदम कमाल की पोइम है। इतना हमने इसको एनालाइज करा और हमें पढ़ करके मजा आ गया। अब ये लास्ट की चार लाइनें, इनके ऊपर जरा एक अच्छे नजरिए से बात कर लेते हैं, तीन चार शब्दों की, मजा आएगा। ठीक है, आ जाओ अब इनको एनालाइज करना शुरू करते हैं। यार एक तो ना पहले मैं थोड़ा यहाँ से जो ना इनको साफ कर देता हूँ, थोड़ा गंदा गंदा हो गया इधर। ला 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 ला, इसका साइज नहीं इंक्रीज होता क्या? हाँ, अब इसको देखना शुरू करते हैं, आ जाओ। हाँ, सो ही स्पीक्स यानी कि बेटा बोलना शुरू करता है, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, बेटा भी कहता है कि मैं भी नहीं समझ पाता हूं। यानी कि पहले तो फादर बोलता है ना कि आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, बेटा बोलता है कि मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। यानी कि ये जो मुद्दा है, यानी कि ये जो इमोशनल डिस्टेंस है, ये दोनों से तरफ है, फादर की तरफ से भी है, बेटे की तरफ से भी है। लेकिन जब आप ये बात कहते हो कि आई डू नॉट अंडरस्टैंड, तो यानी कि आप एक होप दिखाते हो कि मैं अंडरस्टैंड तो करना चाह रहा हूँ, मेरे अंदर एक वो इच्छा तो है कि मैं अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ। यानी कि दोनों ही, फादर भी सन भी, दोनों ही इमोशनल कांटेक्ट बनाना चाहते हैं, दोनों एक दूसरे के क्लोज आना चाहते हैं, लेकिन एक जो कॉन्फ्लिक्ट उनके बीच में है वो उन्हें अलाउ नहीं कर रहा है ऐसा होने से, और उसी चीज को वो समझ नहीं पा रहे हैं। सो आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ, ठीक है, मैं खुद को ही नहीं समझ पा रहा हूं, मैं खुद को भी नहीं समझ पा रहा हूं कि मतलब ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, राइट? हाँ, तो यानी कि बेटे को भी कंफ्यूजन है, डिस्टेंस दोनों साइड इसका है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स दोनों तरीके से है। आगे वो कहते हैं, वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, मैं इस बात को नहीं समझ पा रहा हूं कि जो एंगर है, एंगर किसके प्रति? अपने फादर के प्रति, राइट? ये जो अपने फादर के प्रति जो उसका गुस्सा है, क्योंकि ये गुस्से की वजह से ही तो, ऐसा नहीं कि गुस्सा फादर को नहीं है, फादर को भी गुस्सा है, फादर को भी फ्रस्ट्रेशन है, वो सब चीजें फादर को भी है, राइट? लेकिन ध्यान से सुनो, आई वाई एंगर, तो एंगर किस बात का, किस बात का एंगर? इसी बात का, दैट आई हैव किल्ड द सीड आई स्पेंट, कि वो जो सीड था, वो जो बॉन्ड था, उसको फादर ने किल करा, बोलते ना ऐसा तो नहीं है,
तो मे बी ऐसा हो सकता है कि वो जो एक्ट फादर ने करे हो, जो क्लोजनेस उसको ना मिली हो, या फिर तरह तरह के कारण हो सकते हैं, आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह वगैरह, लव जब चाहिए था तब नहीं मिला, जब अपनी दिल की बात कहनी थी तो डर रहा था, जो स्ट्रिक्टनेस थी, तो ये जो अब उसके बाद एक गुस्सा निकल करके आ रहा है, और उस गुस्से से हो क्या रहा है, दोनों के ही बीच में एक बहुत बड़ी सेपरेटनेस उसकी वजह से खड़ी आ चुकी है, तो ये उस किस्म का एंगर है। सो व्हाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, कि क्यों ये ग्रीफ से एंगर आ रहा है, वो एक्चुअली बता रहे हैं कि जो एंगर है ना, ये ग्रीफ से आ रहा है। कौन सी ग्रीफ? यही सब फीलिंग्स की जो ग्रीफ है, मिसअंडरस्टूड, इमोशनल डिस्टेंसेस, यही सब चीजों की जो ग्रीफ है, इन्हीं सब के बारे में ग्रीफ है। राइट क्योंकि कई बार जो हमारी अंदर के इमोशंस होते हैं, जो हमारे फियर्स होते हैं, जो हमारे को हर्ट हुआ होता है, जो हमारे को अटैचमेंट नहीं होती, हम उससे डील करने के लिए एंगर का सहारा लेते हैं, गुस्से का सहारा लेते हैं। गुस्से से जो हमारे अंदर का वॉइड होता है, जो हमारे अंदर की ग्रीफ होती है, जो हमारे अंदर की फीलिंग्स होती हैं, हम उन्हें कवर करने की कोशिश करते हैं। तो मैं समझ तो भाई तभी कह रहा, मैं समझ नहीं पा रहा कि क्यों ये एंगर इस ग्रीफ की वजह से आ रहा है, और इसी एंगर की वजह से तो हमारे बीच का ये जो इमोशनल डिस्टेंस है क्रिएट हो रहा है। लेकिन आगे ये लाइन बड़ी फंडामेंटल है, जो बेटे ने बोली हो, बाप ने बोली है, लेकिन बड़ी ही वो है, वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव। यानी कि चाहता फादर भी है और चाहता बेटा भी है कि हमारा रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, हमारा रिलेशनशिप प्यार भरा हो जाए, जैसा हमारा रिलेशनशिप पहले था वैसे ही अब हो जाए, चाहते दोनों ही हैं। लेकिन क्योंकि वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड, क्योंकि हम दोनों ने हाथ दिया हुआ है, चाहते दोनों हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? बिकॉज वी आर लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, कि कोई चीज है वो तो माफ कर देगा। अभी यहां ध्यान से चीज ना, मैं भी इसको रिलेट कराऊंगा। P1 याद है, मैंने कहा था P1 को याद रख लेना, P1 बड़ी अच्छी चीज है। 2 मिनट रुको, पानी पीने गया था, सॉरी। तो P1 याद है ना तुम्हें? तो P1 में मैंने तुम्हें क्या बताया था? फादर जो है वो मान करके बैठा है कि मेरी जो मान्यताएं हैं, मेरे जो बिलीफ्स हैं, वो सही हैं, और मैं अपने बिलीफ्स को नहीं तोड़ने वाला हूं। यानी कि गलती किसकी है? गलती तो जो है वो मेरे बेटे की ही है, मेरे बेटे की ही है। वही दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में इमोशनल कांटेक्ट अब बैठ नहीं पा रहा है, क्योंकि आप दोनों ही क्या कर रहे हैं? आप दोनों एम्प्टी हैंड आपने पुट करे हुए हैं। आप दोनों ही जो है वो पूर्ण रूप से छोड़ करके नहीं आ पा रहे। कोई चीज तो है ना जो आपको रोक करके बैठी है उन दोनों हाथों को मिलने से। वो क्या चीज है? वो आपके खुद के बिलीव्स ही हैं। We each put out an empty hand, but your hands are not actually empty. आपके hands में अभी भी beliefs की covering लगी हुई है कि नहीं। बाप बोल रहे हैं कि नहीं, मैं तो सही था, मेरे बेटे की गलती थी। बेटा बोल रहे हैं नहीं, आप मैं सही था, आप गलत थे। बोलता ना, why anger grows from grief, मतलब ग्रीफ तो किसी न किसी बात की रही होगी। समझ पा रहे हो? तो इन दोनों ही चीजों को रिलेट करा के वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, लेकिन उसमें एक्चुअल में दोनों के बिलीफ चढ़े हुए हैं। जब तक आप अपनी पुरानी मान्यताओं को, पुराने बिलीफ्स को छोड़ करके नहीं आ सकते, आप प्रेम नहीं कर पाएंगे, आप दूसरे का हाथ नहीं पकड़ पाएंगे, साथ नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि वो जो बिलीफ्स है वही बहुत बड़े हैं, हाथ पकड़ना संभव ना हो पाएगा। कृष्ण क्या कहते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सर्वधर्मान परित्यज्य समझ रहे हैं? यानी कि आपको सभी धर्मों का त्याग करना पड़ेगा अगर आप कृष्ण की शरण में आना है। सभी मान्यताओं का, सभी कंडीशनिंग्स का, उन सभी चीजों का आपको त्याग करना पड़ेगा, तब जा करके आप कृष्ण के पास आ पाएंगे। तो यानी कि यहां भी अगर आपको फादर के पास आना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको फादर का हाथ, आपको हाथ मिलाना पड़ेगा। राइट? लेकिन तो उसके लिए बिलीव्स को छोड़ना पड़ेगा। ये जो बात है ना कि मैं सही था कि तू गलत है, ये सब छोड़ना पड़ेगा, फिर जाकर के आ सकता है। इट वॉज इंटरप्रिटेशन नंबर 1। इंटरप्रिटेशन नंबर 2 की तरफ अब जो है हम लोग चलते हैं। वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव। यानी कि आप लोग जो है ना अपनी अभी भी गलतियों को मानने को तैयार नहीं है। दोनों ही बाप और बेटा जो है वो
तो वो अभी भी मानते हैं कि दूसरे वाले की गलती थी इस रिलेशनशिप में, तेरी गलती थी, मेरी गलती थी, राइट। सो वो फॉरगिव तो तभी फॉरगिवनेस की मांग भी उठती है अगर दोनों ये मान ले कि ठीक है भाई, ये हो गया, मेरी भी गलती थी, तेरी भी गलती थी, तेरी भी गलती थी, मेरी भी गलती थी, तो फिर किसी चीज को फॉरगिव करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, तो हाथ अपने आप ही मिल जाएंगे, हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप हाथ कब फैलाते हैं? वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड, भीख मांगते वक्त। लेकिन प्रेम को भीख में तो नहीं मांगा जा सकता है, प्रेम के लिए तो वो हाथ पकड़ना खुद पड़ेगा। भीख में प्रेम नहीं मांगा जाता। भीख में जो चीज मांगी जाती है वो दया के कारण दे दी जाती है, वो अपने ही आप को, अपनी ईगो को थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए दिखा दी जाती है। वो प्रेम तो नहीं होता, प्रेम भीख में नहीं मांगा जा सकता। तो प्रेम के लिए तो हाथ जोड़ने ही पड़ेंगे। लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, कि कोई तो चीज आएगी जो फॉरगिव करे। खुद की गलती यहां भी नहीं मानना चाहते कि मैं अपनी गलती मान लूं, मैं माफ कर दूं, या फिर बेटा माफ कर दे, नहीं। लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, कि कोई तो चीज आ जाए जो हमें फॉरगिव कर जाए। कोई दूसरी चीज, बाहर रीजंस ढूंढना, हम इंसानों में बड़ा कॉमन है ना भाई, हम बाहर रीजन ढूंढते हैं कि भाई कोई और चीज है उसकी वजह से आ जाए, तो यही सब चीजें भाई तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा, कोई बाहर से नहीं आने वाला। दोनों ही इंतजार लगाए बैठे हैं कि कब वो आदमी आएगा, अपने मन की बात मुझसे बोलेगा, कब मेरा बेटा आएगा, कब मेरा बाप आएगा। नहीं भाई, कोई नहीं आने वाला। तुम दोनों को ही खुद जाना पड़ेगा, खुद जाना पड़ेगा। और जब तुम आ गए हो तो तुम्हें खुद अपने मनों को खुद वो करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात में क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। कुछ वेट करने से कुछ नहीं होगा कि वो माफी करेगा, वो अंडरस्टैंड करेगा। तुम्हें खुद जाना पड़ेगा, राइट। बिकॉज वट यू आर ट्राइंग टू डू इज यू आर ट्राइंग टू कीप योर आइडेंटिटी इंटैक्ट विद योर सेल्फ, कि जैसा मैं हूं वैसा रहूं। लेकिन नहीं, प्रेम का नाम होता है बदलाव, तुम्हें अपने आप को बदलना पड़ेगा, तब जाकर के तुम प्रेम कर पाओगे, राइट। यहाँ एक और चीज है, वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, कि मैं नहीं बदलना चाहता हूँ, मुझे बदलने का प्रयास मत करना। तो यानी कि जो अहम है, जो ईगो है, वो जैसा का जैसा है वो वैसा ही रहना चाहता है। सेल्फ आइडेंटिफिकेशन विद बॉडी वांट्स टू रिमेन एज इट इज, वो बदलना नहीं चाहता। लेकिन प्रेम में तो बदलना ही पड़ता है। हाँ? मैंने इंटरप्रिटेशन लिख करके तो रखी थी इसकी, मैंने बड़ा सोचा इसके बारे में, और एंड दिस इज व्हाट आई कुड कम अप विद। एंड यस, दैट्स इट, that was what was my interpretation of it. We each put out an empty hand, longing for something to forgive. That was it. That was this wonderful poem by Elizabeth Jennings जी। That was what मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया, जो कि मुझे लगा कि करना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, मजा आया होगा। मेरी इंटरप्रिटेशंस को भी ज्यादा सीरियसली मत ले लीजिएगा, खुद का दिमाग दौड़ाइएगा, आपको क्या लगता है, पूरी इंटेंसिटी के साथ इस पोइम को अप्रोच करिएगा और फिर पढ़िएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा भाई, आपका सबका भला होगा, ठीक है। एंड दैट्स इट यार, वीडियो बनाने मुझे बड़ा मजा आया, इसको पढ़ने में बड़ा मजा आया। कमाल का लिखती हैं एलिजाबेथ जेनिंग्स जी। दो होमवर्क आपको दिए गए हैं, कौन कौन से दिए गए हैं? एक होमवर्क तो आपको दिया गया है कि आपको एलिजाबेथ जेनिंग्स जी के जीवन के बारे में पढ़ना है। दूसरा, आपको सन टू फादर का वो जो लेसन है, काफका ने जो लिखा था अपने फादर के लिए, वो आपको पढ़ना है। सो दैट्स इट, टेक केयर, बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर, बाय।